यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लास्ट क्लास में एक तो हमने ये करा था आपका फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों टाइप्स इसकी, सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस और एसआई सिस्टम। इसके अलावा हमने करा था ये आपका एब्रीविएशंस फॉर पावर्स ऑफ 10, इसकी एक टेबल बनवाई थी। और फिर हमने करा था मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट इसमें टॉपिक लिखेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। Indirect methods for measuring large distances। इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं जहाँ पर पॉसिबल ही ना हो कि भाई हम किस तरीके से मेजरिंग टेप से किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, है ना, तो उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं वो देखना है। नोट कीजिएगा, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट करके लिखना ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। or the height of an accessible और द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर आसानी से एक्सेस किया जा सके। आसानी से एक्सेस करने का मतलब क्या है कि मैं किसी चीज़ की हाइट निकालना चाहता हूँ, तो जैसे ट्री है तो ट्री पर चढ़ा जा सकता है, जैसे पोल है पोल पर चढ़ा जा सकता है, तो ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगेन अगर मान लीजिए हमको किसी ट्री की हाइट मेजर करनी है तो ट्री के टॉप तक कैसे चढ़ेंगे? ठीक है, उसमें गिरने का डर है, उसमें एक्यूरेसी का भी खतरा है कि उतना एक्यूरेसी आएगी या नहीं आएगी, है ना, उस पर भी थोड़ा डाउट रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ अ ट्री, let AB is equal to small h be the height of a tree or tower to be measured, or tower to be measured, तो ट्री और टॉवर टू बी मेजर्ड, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे लेट कैपिटल सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट कैपिटल सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन let capital C be the point of observation at distance small x from B, at distance small x from B, let capital C be the point of observation at distance small x from B। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे place a sextant at capital C, place a sextant at point C, and measure the angle of elevation,
and measure the angle of elevation and measure the angle of elevation। अच्छा अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ना एक एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि एक टॉवर हो गया या पोल हो गया या ट्री हो गया, हम उसका जो हाइट है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं कि भाई ऊपर चढ़कर और फिर मेजरिंग टेप से मेजर कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। तो वो कैसे होगा, हमने क्या करा, लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ अ ट्री और टॉवर टू बी मेजर्ड। तो हमने ये ले लिया कि हमारे पास एक ये हमारे पास एक टॉवर है या ट्री है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। ठीक है, ए और बी। उसके बाद जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट को ले लिया हमने एच, और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया सी। लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ अ ट्री। ए बी इज इक्वल टू एच, तो हाइट हो गई उस ट्री की, टू बी मेजर्ड। लेट कैपिटल सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट कैपिटल सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल सी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर पॉइंट सी पर खड़े होकर आप इस ट्री का या टॉवर का जो है ना टॉप देख रहे हो। ठीक है, ट्री का या टॉवर का आप टॉप देख रहे हो। तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हम एक डिवाइस रखेंगे, उस डिवाइस का नाम होता है सेक्सटेंट। ये जो डिवाइस है ये क्या है कि रियल लाइफ में जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने के काम आती है ये डिवाइस। ठीक है, जैसे हम पेपर पर, पेन पेपर पर कोई भी एंगल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं, रियल लाइफ में सेक्सटेंट से मेजर किया जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक सेक्सटेंट लगा दिया और फिर हमने एंगल मेजर कर लिया, और मान लेते हैं कि वो जो एंगल है वो थीटा है। ये वाला एंगल मान लिया कि ये एंगल थीटा है। तो नोट कीजिएगा, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, कौन सा डिस्टेंस है जो मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ? ये जो ट्री है या टॉवर है, इसका जो बॉटम है ना, इसका बॉटम हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये इसका बॉटम है। तो बॉटम से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस है एक्स, वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे एच कैलकुलेट करना है। थीटा मैंने मेजर कर लिया, एक्स मैंने मेजर कर लिया, एच निकालना चाहता हूँ। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस मिला हुआ है मेरे को, कौन सा लगाएंगे? tan थीटा, है ना। तो हम ये कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी क्या है h और बी सी क्या है x। ठीक, तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा। तो दो चीज़ें हैं जो मैंने आसानी से मेजर कर ली। अगर ये ट्री है तो इसके बॉटम से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस वो हमने आसानी से मेजर कर लिया। दूसरा सेक्सटेंट यहाँ पर लगाकर एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लिया, फिर tan थीटा तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो x इंटू tan थीटा करेंगे तो हाइट आ जाएगी उस ट्री की या टॉवर की। ठीक, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। सेकंड मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड for the height of an inaccessible object.
ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या है? इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई बहुत बड़ा माउंटेन हो गया। तो माउंटेन जो है, माउंटेन में हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, और जो माउंटेन का जो बेस है ना, मतलब जैसे मैंने ट्री की हाइट निकाली, तो ट्री की हाइट निकालने के लिए तो हमारे पास ये था ना, एटलीस्ट ये तो मौजूद था, ट्री का जो बॉटम है, तो बॉटम तो मेरे को पता थी, या फिर पोल की बॉटम तो मेरे को पता थी, ये एंगल 90 डिग्री होता ही है। ठीक, तो अभी इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई माउंटेन है, तो माउंटेन का तो मेरे को एग्जैक्ट बॉटम भी नहीं पता, और जब उसकी हाइट निकालनी है तो हाइट निकालेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस थोड़ी निकालेंगे, हाइट तो मतलब स्ट्रेट लाइन लेंथ निकालनी है, परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है उसकी। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, आप यहां पर ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, जिसको मैं ऐसे ही नॉर्मली, मतलब ये एक्सेसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर पहुंच जाऊँ, इसकी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाऊँ और वहां से यहाँ तक मैं इसकी स्ट्रेट लाइन लेंथ कैसे भी निकाल लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसको बोल दिया इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो हम इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को हम वैसे ही लेंगे जैसे यहाँ पर लिया था ना, इसकी टॉवर की हाइट को ए बी ले लिया था, तो माउंटेन जो है, माउंटेन की हाइट को भी हम ए बी ले लेंगे, जहाँ पर बी कहाँ पर है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, वो पहाड़ के अंदर है, कहीं नीचे मिट्टी में दबा हुआ है, तो वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गया हमारे लिए एच। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही जब स्ट्रेट लाइन लेंथ में निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आप नोट करेंगे, let AB is equal to h be the height of the mountain to be measured. Let AB is equal to h be the height of the mountain to be measured. Be the height of the mountain to be measured. Next point लिखें, by using a sextant we first measure the angle of elevation. Next point लिखेंगे, by using a sextant we first measure the angle of elevation of its top from a point C as shown. From a point C as shown. यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया C, एक पॉइंट C ले लिया, और इसके बाद C से इस पॉइंट A को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन हो गया, और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं मानूंगा θ1, इस एंगल को θ1 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया हो तो बताइए, कर लो नोट फटाफट। लिख भी दीजिए यहां पर, लेट इट बी θ1, लेट इट बी θ1। सही है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको सेक्सटेंट को उठाएंगे और यहां पर एक नए पॉइंट पर रख देंगे। इस नए पॉइंट को मैंने ले लिया डी, कैपिटल डी ले लिया। ठीक है, और कैपिटल डी से इसके पीक को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, मतलब अब सेक्सटेंट पॉइंट डी पर रखा हुआ है, तो पॉइंट डी पर जब रखेंगे तब इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे और उसको मान लेंगे अब θ2, θ1 हो गया और θ2 हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक, नोट करिएगा फिर नेक्स्ट स्लाइड में, ये बना लो पहले, फिर नेक्स्ट स्लाइड में नोट करिएगा। नाउ मूव द सेक्सटेंट टू अनदर पोजीशन डी, now
move the sextant to another position D such that CD is equal to small d, such that CD is equal to small d. CD is equal to small d. Again measure the angle of elevation. Again measure the angle of elevation. Again measure the angle of elevation. Angle ADB is equal to theta 2. Angle ADB is equal to theta 2. तो फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मेजर करा, ये एंगल ADB ये थीटा 2 इसको मान लिया, और D से लेकर C तक की जो ये दूरी है CD इसको माना स्मॉल d, ठीक है। और B से C तक की जो दूरी है ये बिल्कुल इससे पहले वाले केस में जैसे B और C के बीच की दूरी को हमने x माना था, तो यहाँ पर भी हमने इसको x ही मान लिया। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहां तक हो गया। फिर हम ये कहेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC की बात करेंगे। अब हमको ना दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC और एक दिखाई दे रहा है ABD, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ABC में मैं tan थीटा 1 नहीं निकालूंगा इस बार मैं निकाल रहा हूँ cot थीटा 1, ठीक है ना। कॉट भी तो tan का रेसिप्रोकल है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, कुछ सोचकर कर रहे हैं ऐसा। कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इट इंप्लाइज दैट कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू BC तो x है और AB कितना है h, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू, ट्राइंगल ABD की बात करिए, यहां पर ट्राइंगल ABC में कॉट थीटा 1 क्या हो गया BC अपॉन AB यानी कि x अपॉन h, तो कॉट थीटा 1 मैंने लिख दिया x अपॉन h। फिर बड़ा ट्राइंगल है ABD, इसमें कहेंगे कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 2 क्या हो जाएगा BD अपॉन AB, तो कॉट थीटा 2 BD अपॉन AB, ठीक है। तो यहां से कॉट थीटा 2 कितना हो जाएगा, BD कितना है BD x प्लस D, x प्लस D, और AB कितना है, ये h है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। उसके बाद एक ऐसी चीज जो मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट करना है यहाँ से, क्या है x, ये जो स्मॉल x है, इस स्मॉल x को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये तो लिख दिया बस यहाँ पर। भाई स्मॉल x जो है वो कहाँ से है, वो बेस ऑफ द माउंटेन से पॉइंट C तक का डिस्टेंस है, ये मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। बेस ऑफ द माउंटेन तक क्या पहुंच सकते हैं, अब इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, नहीं पहुंच पाएंगे, तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो x है मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ, x एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए मैंने tan थीटा ना लेकर इस बार cot थीटा लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1, ये हो गया।
इज इक्वल टू एक्स प्लस डी अपॉन एच, एक्स प्लस डी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो डिनोमिनेटर दोनों का एच है, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड है तो ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्शन है बीच में साइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, इसको क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारे पास आ गया कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी माइनस एक्स अपॉन एच। अभी माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मुझे तो एच निकालना है, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन डी, और ये डी यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो अब आप ये देखिए, ये जो हाइट आई है ना माउंटेन की, इसमें जो वेरिएबल्स जो मेरे को चाहिए, एक तो डी, स्मॉल डी मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, और कॉट थीटा, ये जो थीटा 2 और थीटा 1 है, इसको तो हमने सेक्सटेंट को रखकर उससे मेजर कर ही लिया। ठीक है ना, तो जो डी है, डी देखिएगा, डी कितनी आसानी से, डी में क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट जो सी लिया था, जहाँ पर एंगल थीटा 1 बना था, जो दूसरा पॉइंट डी लिया था जहाँ एंगल थीटा 2 बना था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो स्मॉल डी है, सी डी, ये तो मेजर करा जा सकता है। ये बी से लेकर सी तक वाला ये मेजर नहीं करा जा सकता। ठीक है ना, अगेन डायरेक्टली तो एच को भी मेजर नहीं कर सकते। तो एच हमारे पास क्या आ गया, बी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। क्लियर होगा? ठीक है, अच्छा जी, आगे चलेंगे। इसके बाद एक बड़ा बढ़िया टॉपिक था, पता नहीं क्यों हटा दिया इन्होंने, इस बार सिलेबस से ही हटा दिया, पैरालैक्स मेथड। तो वो तो करना नहीं है। एक मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ। तो पैरालैक्स मेथड तो इन्होंने हटा दिया है इस बार सिलेबस में से। हैं जी, पैरालैक्स मेथड करा रहे हैं? अच्छा, अखिलेश सर पढ़ा रहे हैं क्या? चलिए, तो फिर ये मैं बाद में कराऊंगा आपको। पैरालैक्स जो है, एक बार बोलकर देखना, पैरालैक्स सिलेबस में नहीं है।
वो क्वेश्चंस वही बनाएंगे। चलिए करवा दूंगा। हेडिंग डालिएगा डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लास टीचर भी वही है क्या? अच्छा। तो लास्ट ईयर 3 बच्चे आते थे, हाँ 3 बच्चे आते थे आपके यहाँ के। एक चिल्ड्रन अकेडमी के अभी 12th में है। 2 का तो नाम वंशिका है, वंशिका त्यागी हैं दोनों, और एक लड़की है परिधि। तो ये 3 बच्चे आते थे और ये बड़े परेशान थे। ये कह रहे थे कि ये हमको अखिलेश सर पढ़ाते हैं और क्लास टीचर भी हैं हमारे, और जो पढ़ाते हैं पेपर में उससे अलग ही देते हैं कुछ, है ना। तो इस वजह से परेशानी थी। तो और ये भी बता रहे थे कि भाई शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल के बड़े खास हैं, तो शिकायत नहीं करी जा सकती। और क्लास टीचर की शिकायत वैसे भी किससे करें। चलिए जी, कोई नहीं मैं करवा दूंगा, ये पैरालैक्स वाला ना अलग से करवा दूंगा। तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आप नोट करेंगे we call the fundamental quantities, as the 7 dimensions of the world, as the 7 dimensions of the world. These are denoted with square brackets. These are denoted with square brackets. इनको ऐसे लिखेंगे पहला है लेंथ, तो लेंथ को ऐसे मेंशन किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कैपिटल एल। ठीक है, ये तो लेंथ के लिए हो गया। लेंथ के लिए हो गया कैपिटल एल। दूसरा लिखेंगे मास। मास के लिए हो गया कैपिटल एम, लिखना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है। थर्ड है टाइम। टाइम के लिए कैपिटल टी। लेंथ, मास और टाइम। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो गया कैपिटल ए। फिफ्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कैपिटल के। कैपिटल के।
सिक्स्थ जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल सी डी। सेवंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MOL, स्मॉल में लिखेंगे MOL, मोल। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना 11th क्लास में, जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बस वो इन तीन की पड़ने वाली है। इसका रीज़न ये है कि पूरे 11th में हमें इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, चार्ज वगैरह वो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है लास्ट के जो 2-1 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो टेम्परेचर तब देखेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। ठीक, तो मेरे को पूरा फोकस अपना इस पर रखना है, ML और T पर। अच्छा, अब कैसे डायमेंशंस किस तरीके से बताई जाती हैं, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे बताई जाती हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिएगा कैसे करेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ऑब्लिक करके लिखेंगे और फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूला। This equation is obtained by equating this equation is obtained by this equation is obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, a physical quantity with its dimensional formula. Physical quantity with its dimensional formula. As shown। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर। ये होता क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है। एग्जाम्पल, फोर्स जो है, फोर्स क्या होता है, MA, याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो मास है इसकी यूनिट क्या होती है, kg, किलोग्राम, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करा इसको, फोर्स इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है ना। तो किलोग्राम किस कैटेगरी में आएगा, हमको लेना क्या है, जो हम सीक्वेंस लेंगे ना डायमेंशनल फार्मूला का, वो सीक्वेंस ऐसे लेंगे कि पहले मास, फिर लेंथ और फिर टाइम, MLT, ये सीक्वेंस हमें हर जगह लेकर चलना है, पहले M फिर L फिर T। ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पहले मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि किलोग्राम किस कैटेगरी में आ रहा है, मास की कैटेगरी में, तो आप यहाँ लिखेंगे M।
फिर ये मीटर किस कैटेगरी में आ रहा है, लेंथ की कैटेगरी में, तो यहाँ लिखेंगे एल। और सेकंड आ रहा है टाइम की कैटेगरी में, लेकिन टाइम की पावर -2 है, तो ये हो गया ml t की पावर -2। ठीक है, यूनिट देखेंगे और यूनिट से फिर आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेंगे। हो गया ml t की पावर -2, ये हो गया। इसी तरीके से एक एग्जांपल तो इसका हुआ फोर्स का, फिर एक एग्जांपल देखें जरा प्रेशर का। प्रेशर का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो? प्रेशर का फॉर्मूला याद है? नहीं? हेलो, हाँ विराज बताइए, आ जाओ। ठीक है, ओके। प्रेशर का फॉर्मूला नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता था, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब फोर्स जो है वैसे तो न्यूटन है, पर फोर्स का मुझे अब मास, लेंथ और टाइम में अलग अलग स्प्लिट करके देखना है। तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। और एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा, केजी। अब ये डिनोमिनेटर में m बचा, इसको ऊपर ले आओ, m की पावर -1 s की पावर -2। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला of pressure will be डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर विल बी, यहां लिखेंगे ऐसे प्रेशर, इसको रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। प्रेशर की यूनिट मैंने बता दी, वैसे तो प्रेशर की यूनिट आपको अगर याद ना हो तो मैं बता दूं, पास्कल हुआ करती थी, है ना। फोर्स अपॉन एरिया उसको पास्कल बोल देते थे। लेकिन अगर मास, लेंथ और टाइम में देखा जाए तो वो ये बनेगा। तो किलोग्राम मास की कैटेगरी में आता है तो m, मीटर लेंथ की कैटेगरी में आता है तो l की पावर -1, और सेकंड टाइम की कैटेगरी में आता है तो t की पावर -2, ml -1 t -2। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज तो देखिएगा, एरिया पहले यहां लिखेंगे, एरिया। हाँ जी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या चलिए यूनिट देखिए, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किस कैटेगरी में आता है, लेंथ की कैटेगरी में, m मीटर लेंथ की कैटेगरी में। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा, मास तो इसमें है ही नहीं तो m की पावर 0, लेंथ इसमें क्या है l की पावर 2, और टाइम भी इसमें नहीं है तो t की पावर 0। ठीक है, mlt लिखना जरूर है, अगर नहीं है तो उसकी पावर 0 कर दो, किसी की भी पावर 0 तो 1 ही कहलाता है। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। एरिया के बाद इसी तरह से वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, मास m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर 0, ये वॉल्यूम हो गया। थर्ड, डेंसिटी। डेंसिटी का अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम डेंसिटी बोला करते हैं। और मास क्या होता है,
किलोग्राम और वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया केजी एम की पावर -3। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया किलोग्राम, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मास, तो एम मीटर यानी कि लेंथ, तो एल की पावर -3 और टाइम इसमें है ही नहीं तो टी की पावर 0, एम एल की पावर -3 टी की पावर 0, ये डेंसिटी का हो गया। फोर्थ ये है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड की या वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है जी, डिस्टेंस की मतलब यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की सेकंड। ये क्या हो गया एम एस की पावर -1, इसको कहते हैं बेचैनी। चलिए जी, तो मीटर पर सेकंड, अब जब इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो मीटर तो लेंथ की कैटेगरी में आता है, किलोग्राम इसमें है ही नहीं, तो एम की पावर 0, एल सिर्फ एल और टी की पावर -1, ये हो गया। फिफ्थ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही बता दीजिए बस सीधे सीधे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम तो इसमें है नहीं, यानी कि मास तो इसमें है नहीं, तो m की पावर 0, मीटर यानी कि लेंथ तो l, और ये t की पावर -2। उसके बाद अगला देखिएगा, सिक्स्थ है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या होता था, याद करिए मास इनटू वेलोसिटी mv, मास इनटू वेलोसिटी होता था। अब मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, क्या बन गया एम एल टी -1, एम एल टी -1। इसके बाद सातवां देखिएगा, वर्क, वर्क होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट मैं पहले ही देख चुका हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है मीटर होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो गया एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, ठीक है। वैसे क्या होती है वर्क की यूनिट, याद है? अरे सब कुछ भूल गए क्या 9th क्लास का? वर्क की यूनिट वैसे क्या होती है, जूल, सोचकर बताना पड़ रहा है ये भी। चलिए जी, अभी ये 9th में आपने जो भी कुछ करा था ना फिजिक्स में, वो सारा यहाँ पर रिवाइज होने वाला है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है प्रेशर का, हमने देख लिया। पावर,
पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। किसी भी चीज़ का, मैंने आपको पहले भी बताया था कल की क्लास में शायद, कि किसी भी चीज़ का अगर रेट पूछा जाता है ना, तो रेट का मतलब उसको आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या है, वर्क तो अभी अभी हमने देखा, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। डिनोमिनेटर में टाइम है तो टाइम तो सेकंड में होगा। अब ये एस जब ऊपर आ जाएगा तो इसकी भी पावर -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और एस की पावर -3। केजी मीटर स्क्वायर और एस की पावर -3। अच्छा जी, इसकी डायमेंशन फिर क्या बन जाएगी, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3। एम एल की पावर 2 टी की पावर -3, ये हो गया। बस इतना करेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये नोट कर लिया। among the physical quantities। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच का अगर मेरे को रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना है तो उसका क्या तरीका है, यहां पर लिखेंगे, लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसको। लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ, फॉर द centripetal force, let us derive an expression for the centripetal force capital F acting on a particle of mass m acting on a particle of mass m moving with velocity in a circle of radius r, moving with velocity v, in a circle of radius r। ठीक है। तो क्या है कि इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है 11th-12th का, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि अगर फिज़िक्स का किसी ने सिलेबस बनाया है ना, तो वो शायद फिज़िक्स का टीचर था ही नहीं। अगर किसी ने मैथ्स का बनाया तो वो शायद मैथ्स का टीचर नहीं था। मतलब एक बात बताओ, अगर पूरे मतलब अगर ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर पूरे में 11th क्लास का सिलेबस अगर 12th में और 12th का 11th में शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ चैप्टर्स कर दिए जाएं। अब जैसे ये वाला है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या आपको ये पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? किसी भी बच्चे को अगर पता है बताओ। हाँ, कुछ हद तक आप सही हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐसा होती है कि ये, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, 9th में 10th में नहीं पढ़ा है,
ठीक है, अब पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तब हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा, तो है क्या कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऐसे होती है कि अगर मान लीजिए हमने एक कोई छोटा सा पत्थर ले लिया और एक पतला कोई स्ट्रिंग, कोई धागा ले लिया हमने। अब वो पत्थर एक कोने में बंधा हुआ है और उस धागे को हमने पकड़ा और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है घुमाने में। थोड़ी देर में हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है दर्द? अच्छा, कभी उसको धागे को छोड़ दो, तो छोड़ोगे तो आप देखोगे कि वो पत्थर गया एकदम उड़ता हुआ। अब जब वो उड़ता हुआ जाएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो गोल गोल ही घूम रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली को आप धक्का लगा रहे हो, वो ट्रॉली चलती जा रही है, चलती जा रही है ना। आपने धक्का लगाना छोड़ दिया, तो जब आप धक्का लगा रहे थे तब भी वो स्ट्रेट जा रही थी, अब आपने धक्का लगाना छोड़ दिया, अब भी वो स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि आपने उस पर कुछ वर्क कर रखा है। जब तक वो वर्क पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक वो रुकेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में आप फोर्स लगा रहे थे तो वो स्ट्रेट ही चलता रहा, फोर्स छोड़ने के बाद भी। और अगर किसी पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं तो जब छोड़ते हैं तब वो गोल गोल नहीं घूमता, तब वो गोली की तरह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। तो क्या होता है कि दो तरीके की फोर्सेस होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को ऐसे सर्कुलर उसमें पाथ में घुमा रहे थे, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमता हुआ आया, ठीक है। तो जिस दौरान ये घूम रहा है ना, उस दौरान इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगती है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंटर है, और जो आप लगातार इसको घुमा रहे हैं, आप ही ने तो इसको रोक रखा है, नहीं तो ये तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आप ही ने इसको रोक रखा है, तो आप सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये बताऊंगा, जैसे ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला ही पोर्शन अब हम कर रहे हैं। इससे अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका। तो कायदे से अगर कोई थोड़ा भी समझे कि भाई किसी चीज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लास्ट में आना चाहिए था, ठीक है। और ये चैप्टर शुरुआत में, एटलीस्ट चलो ये वाला टॉपिक लास्ट में आना चाहिए था। तो पहले हमें ये समझना है, अच्छा क्या है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप रोटेशनल मोशन में पूरा पढ़ेंगे, है ना। ये आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आप पूरा पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो यहीं पर बताया जा रहा है पहले ही, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी लेंदी हो जाती है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, यहाँ तक समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कि हम अगर किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं तो हमने ही तो रोक के रखा है उसको सेंटर पे, नहीं तो वो तो निकल कर चला जाता। तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। तो अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास पर, वेलोसिटी पर और सर्कल के रेडियस पर, ठीक है। तो मास इसका, वेलोसिटी भी इसकी, और सर्कल का रेडियस r। तो ऐसे में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है वो हमें नहीं पता, तो हम खुद ही डिराइव करेंगे। कैसे करते हैं, ये करेंगे एज पर द कंडीशंस गिवन, एज पर द कंडीशंस गिवन। तुम्हें किस टाइम जाना है, किस टाइम जाना है, मतलब इधर ही आएंगे क्या मम्मी पापा? अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा था, बस 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में फ्री कर दूंगा आप लोगों को। एज पर द कंडीशंस गिवन, फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो हम ये कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a। मास m दे रखा है इसलिए मैंने स्मॉल m लिया, ये मीटर वाला नहीं है, ये मीटर वाला मास नहीं है, समझ गए। मीटर तो यूनिट के लिए लिखा जाता है, तो m की पावर a। एक तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर कितना डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता ना मुझे, कि मास की पावर 1 है, मास की पावर 2 है, वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसकी पावर a ले ली। अच्छा, वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो अगेन मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी की किस पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने v की पावर b ले लिया। और तीसरा इन्होंने बोला है कि वो r पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने ले लिया r की पावर c। तो ये इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हम इसमें क्या करेंगे,
combining all these factors, combining all these factors, इन सबको कंबाइन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a v की पावर b r की पावर c। ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो उसको हटाने के लिए मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंक्लूड करता हूँ। लास्ट ईयर आप पढ़कर आए हैं ओम्स लॉ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाकर इक्वालिटी साइन आ गया, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया यहाँ पर r। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, तो ये ओम्स लॉ कहलाता है। इसके बाद जरा देखिएगा कि यहाँ पर भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा k m की पावर a v की पावर b r की पावर c। ये हो गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये समझ गए, ठीक है। अच्छा, ये जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर। समझ गए। तो ये सब कुछ मैंने इनकी एसआई यूनिट्स की टर्म्स में लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इसका, तो कैसे होगा कि जैसे फोर्स है, अच्छा ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर जैसे फोर्स है तो किलोग्राम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मास, तो m। मीटर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेंथ। मैंने अब ये वाला मास वाला मीटर, मास वाला m नहीं है, ये मीटर वाला ही ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ मैं इसकी। तो ml और सेकंड यानी कि t, तो ml t की पावर -2, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इज इक्वल टू। इसके बाद देखिए ये कांस्टेंट k है, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। किलोग्राम का मतलब मास, तो m की पावर a, एक ब्रैकेट में डाल दो। मीटर पर सेकंड यानी कि l t की पावर -1, l t की पावर -1, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, l t की पावर -1 की पावर b। m यानी कि मीटर मतलब l, तो l की पावर c। ये हो गया। इसके बाद m l t -2 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू k, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। m कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, तो m की पावर a, l की पावर b और इधर l की पावर c, तो क्या हो जाएगा l की पावर b प्लस c। ये समझ गए भाई, जब टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, जैसे ये क्या है l की पावर b, इधर एक्चुअली l की पावर 1 था, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो l की पावर b, सिमिलरली l की पावर c, तो l की पावर b इंटू l की पावर c क्या हो जाएगा, l की पावर b प्लस c, पावर सेटअप हो जाती है। सिमिलरली t जो है वो केवल एक ही बार आ रहा है, लेकिन t की पावर -1 की पावर b, तो t की पावर -c, ठीक है। अब यहां पर आपको लिखना है कि कंपेयरिंग द लाइक पावर्स on both sides, comparing the like powers on both sides। अभी बता रहा हूँ, ये t की पावर -1 था ना, तो पावर की ओ मैंने गलत लिख दिया, t की पावर -b, t की पावर -b, ठीक है। तो कंपेयरिंग द लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड्स, तो इधर m की पावर क्या है a और इधर m की पावर है 1, तो a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1। दूसरा, इधर t की पावर -b है और इधर t की पावर -2, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू हो गया 2। और फिर l की पावर है b प्लस सी और इधर l की पावर 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो भाई b कितना था 2, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c कितना हो गया 1 - 2, तो c की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1। यहां लिखे हैं substituting these values in equation 1, तो f इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, f इज इक्वल टू k
m की पावर a यानी कि m की पावर 1, v की पावर b यानी कि v की पावर 2 और r की पावर c मतलब r की पावर -1। तो f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये जो k कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जब आप रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर करेंगे ना, तब उसमें देखेंगे कि ये कांस्टेंट k जो है ये 1 होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास फिर आपकी फिजिक्स की तो ट्यूसडे को है, मैथ्स की अपना कल है ही शाम को, ठीक है। अच्छा, कल की सबकी छुट्टी है क्या? कल की तो सभी की छुट्टी होगी। हाँ, मैं देख लूँगा, अगर या शाम को रख लूँ 4:30 बजे।